हाल ही में लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुए, उसके रिजल्ट भी आ गए। 543 से सारे के सारे रिजल्ट भी आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश से देश के तीसरे नंबर की पार्टी अब बन चुकी है। हालांकि संसद में 240 भाजपा के सदस्य है, कांग्रेस के 99 सदस्य है और समाजवादी पार्टी जो इतिहास में पहली बार तीसरे नंबर की पार्टी अब देश की बन चुकी है। तो इस लिहाज से हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी से ही जुड़े नेता प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप यादव सर। आपका त्रिवेज मीडिया में पुनः एक बार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे सबसे पहले यही बात पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रिजल्ट आए हैं लोकसभा के, किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जरूर हो चुका था, लेकिन कुछ दल जो है इंडिया गठबंधन से बाहर रहे और खासतौर पे उत्तर प्रदेश में जिस बसपा को रिक्वेस्ट की जा रही थी वो गठबंधन में शामिल नहीं हुए। इस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं एक मौका मिलेगा ऐसी चर्चा थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संगठन ने उस सारी चर्चाओं को प्रत्यक्ष परिणाम में ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले आप इस संदर्भ में आपका आकलन क्या कहोगे? देखिए सर, जो भी रिजल्ट आए हुए हैं, पहले तो सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि देश में जिस प्रकार से बीजेपी ने सरकार चलाई है पिछले 10 साल में, तो उसमें युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी प्रताड़ित थे। और खासकर उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं इनकी डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार वहां पर बहुत ही ज्यादा नुकसान कर रही थी। वहां का युवा आज भी बेरोजगार घूम रहा था। उस चीज को अखिलेश यादव ने अपने हिसाब से समझने का प्रयास किया और ये जीत अभी की नहीं है। अखिलेश यादव जी पिछले 1.5 साल से इस पे काम कर रहे थे। जब से उनका 22 का चुनाव हुआ और उस चुनाव में शिकस्त मिली, इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी। जी, उन्होंने सामाजिक समीकरण के हिसाब से प्रतिशत देने की बात की, जो बार बार उन्होंने बात की थी 2022 के चुनाव में भी, कि गिनती कराई जाए। भाई 100 में जिसका जितना है उसको उतना दे दिया जाए। भाई 100 में अगर किसी का जाति के हिसाब से जो अनुपात बन रहा है, वो अखिलेश यादव जी ने ये काम अपने टिकट बंटवारे में किया। और टिकट बंटवारे में बाकायदा अगर आप देखते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन हम लोगों को पहले से पता था कि अयोध्या हम लोग बीजेपी को हरा रहे हैं और बड़े मार्जिन से हरा रहे हैं। क्योंकि अगर उस सीट पे आप एक दलित समाज के एक नेता को अगर आप टिकट दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि सामाजिक न्याय की आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, और ऐसा ही हुआ है। वहां अयोध्या का जो रिजल्ट आया, देश अचंभित होगा देख के, लेकिन ये अखिलेश यादव जी ने पटकथा 1.5 साल पहले लिख दी थी। दूसरी बात, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल को, जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा तो अगर आप देखेंगे इस समय बुंदेलखंड, जो कि बुंदेलखंड गढ़ माना जाता है बीजेपी का, वहां पर अखिलेश यादव जी ने 4 सीट में से 3 सीट जीती है, या इंडिया अलायंस ने 3 सीट जीती हुई है। सपा की वहां 3 सीट है, कांग्रेस की 1 सीट थी तो वो अनफॉर्चुनेटली हार गए, लेकिन वो सपा का वहां प्रदर्शन बुंदेलखंड जैसे रीजन में बहुत ही अच्छा रहा, जो कि बीजेपी 2 बार से 0 कर रही थी वहां पर, लेकिन इस बार बीजेपी को 1 ही सीट मिली। तो मेरा यही जो मेरा आकलन है कि इसमें सबसे ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी सपा अध्यक्ष अखिलेश, इस प्रकार से जिस रणनीति से इस चुनाव को लड़ा है और पूरा बीजेपी के किले को भेद दिया है। बीजेपी आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में इस लेवल पे आ गई है कि आज सरकार नौबत में नहीं थी। 240 सीट बीजेपी, अगर 2 बार से देखा जाए 14 में और 19 में, बीजेपी अपने दम पे सरकार बना रही थी और उसने एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी कभी नहीं सुनी। लेकिन आज ये स्थिति पे ला दिया है अखिलेश यादव जी ने कि बीजेपी 240 सीट पे सिमट, और उसमें बड़ा योगदान महाराष्ट्र का भी है और बड़ा योगदान बंगाल का भी है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश पे अभी बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश ने वास्तव में इस देश को एक नई दिशा दी है। और नई दिशा में यही है कि जो लोग बोलते थे कि हिंदुत्व का गढ़ है ये है, उन्होंने बोल दिया है कि ये सामाजिक न्याय का गढ़ है, और यहाँ पर सामाजिक न्याय के साथ अगर हित नहीं होगा तो आए बिल्कुल नहीं करने देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने आज रिजल्ट दिया है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। समाजवादी पार्टी पे विश्वास किया, अकेला केवल पिछड़ों ने नहीं, दलितों ने, माइनॉरिटीज ने
और कुछ प्रोग्रेसिव तबके से आते हैं लोग, उन्होंने इस चीज को पसंद किया और बाकायदा उसको वोट में कन्वर्ट किया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो जरूर सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक अलग सा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जैसे समाजवादी विचारधारा से समाजवादी पार्टी जुड़ी है, जैसे राजद भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। समाजवादी विचारधारा के ये दो दल यदि छोड़ दिए, तो समाजवादी विचारधारा के फिर आप राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी देख लीजिए, जीतन राम मांझी की पार्टी देख लीजिए, समाज या फिर जेडीएस देख लीजिएगा, कि समाजवादी विचारधारा से जो पार्टियां आई, कहीं ना कहीं वो भाजपा के या एनडीए के खेमे में रही। केवल राजद और समाजवादी पार्टी, ये दो ही पार्टी ऐसी है कि वो देश को इस दिशा में एक ले जा रही है। तो ये जो समाजवादी विचारधारा के राजनीतिक दलों में जो एक तरह से एक विरोधाभास, कॉन्ट्रा जो दिख रहा है, तो इसकी वजह खास तौर पे आपको क्या लगती है? बड़ी अच्छी बात पूछी है और मुझे लग रहा है कि अगर समाजवादी धड़ा पूरा एक होता तो अभी इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई होती, क्योंकि समाजवादी धड़ा के पास काफी अच्छी सीटें आई हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा आंकड़ा मतलब जी, तो जो आपने समाजवादी धड़ा की बात की है कि दो पार्टियां आज इंडिया अलायंस के साथ हैं, बाकी पार्टियां आज बीजेपी के साथ है। दो तीन चीजें इसमें देखना पड़ेगा ऐतिहासिक रूप से। अगर समाजवादी की बात करेंगे तो हम 1990 के दौरान में जाएंगे, जिस दौरान ये सारी पार्टियां एक साथ थी। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि विचारधारा के रूप में इन लोगों को अभी भी मौका है देश को बचाने के लिए, करने के लिए, देश में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए अभी भी मौका है इन लोगों के पास कि इन लोगों को इंडिया अलायंस के साथ आना चाहिए। क्यों? उसका एक कारण है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने 10 साल तक संविधान को कुचला है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय को कुचला है, उसके साथ अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आपके मन में होगा कि जिस विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं, जिस विचारधारा पे आपने सरकार चला रहे हैं या पार्टी बनाई है, तो उसके साथ तो एक हिसाब से आप न्याय नहीं कर रहे। तो मेरा यही कहना है कि अभी भी मौका है, जो भी समाजवादी धड़े के लोग हैं उनको इंडिया अलायंस ज्वाइन करना चाहिए और उनको सरकार बनानी चाहिए। और संवैधानिक रूप से जो सरकार चलती है, बीजेपी ने कभी संवैधानिक रूप से सरकार नहीं चलाई। अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट का इन्होंने पिछली बार उद्घाटन किया तो उसमें एक भी संविधान का वक्तव्य नहीं दिया, अगर देखेंगे आप। और आज संविधान की किताब लेके प्रधानमंत्री मोदी जी उसको माथे से लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये के प्रणाम करना पड़ रहा है जिस संविधान को, जिसको उन्होंने 10 साल तक छुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत आशावान हूं कि समाजवादी धड़ा इंडिया अलायंस के साथ आएगा। मुझे जहां तक लग रहा है नीतीश जी एक बार जरूर आत्ममंथन करेंगे कि समाजवादी जो धड़ा जहां पर इंडिया अलायंस के साथ है उन्हें भी आना चाहिए। मैं तो इतना भी कहूंगा कि टीडीपी भी एक हिसाब से सामाजिक न्याय की पार्टी रही है और आज भी सामाजिक न्याय की पार्टी है। टीडीपी को भी इंडिया अलायंस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि टीडीपी का इतिहास जो रहा है वो एक हिसाब से सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक समरसता के लिए रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक आपने जो बात का जिक्र किया यहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने अभी संविधान को अपने माथे से लगाया है। यदि हम 2014 को अगर हम देखते हैं तो 2014 में जब उन्होंने पहली बार संसद में प्रवेश किया, उससे पहले उन्होंने संसद के सामने अपना माथा टेका, तो संसद ही बदल दी। तो क्या चर्चा ऐसी होती है कि संविधान पर जब वो माथा टेकते हैं, क्या ये संविधान बदलने की एक तरह से उनकी दिशा है? ऐसा कुछ आप मानते हैं या कहा जा सकता है? देखिए सर, बिल्कुल मैं तो इस पे क्लियर हूं कि बीजेपी जो सत्ता में आई है वो संविधान बदलने के लिए आई है। उनके बड़े बड़े नेताओं ने भाषण दिया था कि 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे। उनका अगर आप बीजेपी को एक हिसाब से देखते हैं तो बीजेपी पूरी तरह से संवैधानिक विरोधी पार्टी है। जिस प्रकार से उनका संगठन काम करता है, सामाजिक न्याय की हत्या करता है और दबे कुचले मजदूर समाज जो आता है या हमारा दलित पिछड़ा समाज जो आता है उसको ये राइट नहीं देना चाहते, उसके अधिकार नहीं देना चाहते, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को सामाजिक न्याय के लोगों ने या कह सकते हैं बहुजन लोगों ने वोट किया है, उससे इन्हें डर हो गया है। और इन्हें डर हो गया कब तक? जब तक ये सरकार फॉर्मुलेशन में नहीं जा रहा है। ये सरकार बना लेंगे, ये फिर भी संवैधानिक विरोधी बात करेंगे, संवैधानिक विरोधी कदम उठाएंगे। अब
अगर आप देखते हैं तो संविधान क्या नहीं इन्होंने परिवर्तन किया है। अगर देखते हैं कि एंट्री से इन्होंने रिजर्वेशन को फुलफिल किया, तो एक हिसाब से संविधान बदलने की ओर अग्रसर तो है। संविधान का मतलब ये नहीं कि किताब में कुछ चेंज कर रहे हैं, इन्होंने अपने एक्शन में चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। किसी भी प्रकार से ये नहीं चाहते हैं कि संविधानिक जो अधिकार हैं खासकर बहुजन के, उनको दिया जाए, इसलिए ये कदम उठा रहे हैं। दूसरी बात है, आपने कहा है कि इन्होंने माथे पे लगाया है और ये बदलेंगे नहीं, ये अग्रसर है इसकी ओर। ये कोई भी मुकाबले में नहीं रहे, कोई ये उसमें झूठ में नहीं रहे कि संविधान के साथ चलेंगे। ये अपना टेन्योर जितना भी पूरा करेंगे उसमें संविधान पे ये हमला करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ये संविधान पे हमला करेंगे। आप देख लीजिए लेटर एंट्री का क्या है, संविधान पे ही तो खतरा है। आपने कि एक भी सीट आप रिजर्व कैटेगरी को नहीं रख रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा संविधान ने बोला है कि भाई रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, संविधानिक अधिकार आपको देने पड़ेंगे, दलित पिछड़ों के अधिकार देने पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं देना चाह रहे उसमें। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस संदर्भ में ये अब अगला जो राजनीतिक सवाल रहेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगभग 18% वोटों का जो बदलाव हुआ, खासतौर पे बसपा का 10% और कहीं भाजपा का 8% कम हुआ है। तो ये 18% में से समाजवादी पार्टी को लगभग 15% का इजाफा हुआ है उसके परसेंटेज में, और कांग्रेस को 3% का लगभग हुआ है इजाफा। तो इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी का ये जो वोट ट्रांसफर या जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट दिखाए, इसमें खासतौर पे उनकी रणनीति कौन सी रही कि जिससे ये निर्णायक रिजल्ट जो है, परिणाम कारक रिजल्ट जो है उनके पक्ष में आए? क्या रणनीति रही है? देखिए सर, इसमें आप सीधा-सीधा हमने जो शुरुआत स्टार्ट की हुई थी, समाजवादी पार्टी ने सामाजिक समरसता की बात की, समाजवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय की बात की, और लोगों ने अपने आप को बीजेपी में जो ये वोट गया था पहले, या आप कहें 2019 में वोट गया था, वो समझ गए कि बीजेपी हमारे अधिकारों को खत्म कर रही है। इसलिए वो बहुजन समाज का जो वोट कन्वर्ट हो बीएसपी को नहीं गया है और बीजेपी को नहीं गया है, वो सपा के पास इसलिए आया है कि सपा ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि आपके अधिकारों की सुरक्षा हम करेंगे। अगर हम सरकार में आते हैं तो आपकी जाति का जनगणना कराएंगे, हम सरकार में आते हैं तो आनुपातिक रूप में आपको आरक्षण देंगे, हम सरकार में आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपको सामाजिक न्याय प्राइवेट सेक्टर में देंगे। ये बड़ी बड़ी चीजें थी। दूसरी बात, अखिलेश यादव डे वन से जिस प्रकार से संविधान को अपने हाथ में लेके, बाबा साहब को अपने हाथ में लेके जिस प्रकार से रैलियों में गए हैं, तो ये जो बहुजन तबका है इसको समाजवादी पार्टी पे पूर्ण विश्वास हुआ है कि वो सपा के साथ बहुत सुरक्षित है, सपा के साथ उनके जो भी अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं, सपा ही उनको न्याय दिलाएगी। इस वजह से ये वोट उनके साथ कन्वर्ट हुआ है। और दूसरी बात, ये वोट आगे आने वाले टाइम में भी सपा के साथ रहेगा, क्योंकि सपा ने उनको विश्वास दिलाया है रिप्रेजेंटेशन से, देखता हूं कि अभी सपा के साथ रहने वाला है, और सपा इसके लिए अग्रसर है। सपा ने 2 दिन हुए के सपा ने अब डिसीजन ले लिया है, अगर सपा विपक्ष में भी रहती है तो सपा इनके लिए सड़कों पे आंदोलन करेगी, इनके न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से काम करेगी। और आने वाला समय जो आ रहा है 2027 का चुनाव, वो जनता ने क्लियर मैंडेट दे दिया है कि हम सपा को लाते हैं, लाना चाहते हैं। तो ये जिस प्रकार से अखिलेश जी की रणनीति काम की है, मैं तो कहूंगा कि इस देश के चुनाव में अगर कोई भी व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान की राजनीति को, इंडिया की राजनीति को प्रभावित किया है तो वो अखिलेश यादव जी ने किया है। लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति से प्रभावित किया है। जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी को यहां पर उत्तर प्रदेश में रोका है, उस वजह से मुझे लग रहा है कि लोगों का विश्वास और भी बढ़ा है अखिलेश यादव जी पे। लोगों का, बहुजन समाज का, SC ST OBC माइनॉरिटी का विश्वास और बढ़ा है कि अगर भाजपा को कोई रोक सकता है तो अखिलेश यादव रोक सकते हैं, जो कि आपको परिणाम बाद में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ ऐसा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए हैं, तो उत्तर प्रदेश के परिणाम में ये बात भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं वहां की जो राज्य सरकार है उसकी और केंद्र सरकार के व्यक्तियों की कुछ टशन भी है। तो क्या अंदरूनी बातों में इन बातों का भी कुछ परिणाम इस रिजल्ट पे हुआ है, ऐसा आप मानते हैं, या ऐसी कोई चर्चा भी आपने सुनी है?
देखिए, ये सब तो बीजेपी इसलिए फैला रही क्योंकि बीजेपी को वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने ही अपने मुख्यमंत्री को बैठाला है। जो बीजेपी की रणनीति है उसी पे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, केंद्र भी उसी पे काम कर रही है। यहाँ हारने का मुख्य कारण ये रहा है कि इन्होंने सामाजिक न्याय की हत्या की है, लोगों के अधिकार के साथ खिलवाड़ किया है। अब आप अगर देखेंगे 69,000 जो भर्तियों में जिस प्रकार से इन्होंने वहां पर सामाजिक न्याय को सीटें नहीं दी हैं, आप अगर देखेंगे सालों से वहां पर भर्तियां नहीं हो रही हैं, युवा परेशान है वहां पर। इनकी अग्निवीर योजना जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप कर गई। युवाओं को परमानेंट नौकरी चाहिए, आप संविदा पर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों, ये डबल इंजन की सरकार है, ये जनता के मुद्दों को एड्रेस करने में फैल रही है। इस वजह से इनका ये हुआ है ना कि आपस में इनका क्या है, ये विचारधारा के एक जैसे लोग हैं। जिस प्रकार से मोदी जी सोचते हैं उसी हिसाब से योगी जी सोचते हैं। दोनों लोग एक ही जैसा तो सोचते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हेलो इन्होंने हेलो। केंद्र में रह के किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में रह के किया है। तो इस प्रकार का मुझे तो लगता है ये भ्रामक न्यूज फैलाई जा रही है इनके द्वारा, जिससे इन्हें भ्रम रहा है लोगों को कि योगी अच्छे हैं, मोदी अच्छे नहीं है, मोदी अच्छे हैं, योगी अच्छे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों की कार्य प्रणाली दोनों ही सरकार की बहुत ही ज्यादा खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है हमेशा ही एक चर्चा में रहती है, मैं एक तुलना के तौर पे एक सवाल ऐसा पूछना चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में बीजेपी वहां के विधानसभा में हो या पूर्ण बहुमत की सत्ता हो, वो कभी हासिल नहीं कर पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो बहुत देर तक, इससे पहले भी कल्याण सिंह हो या अन्य कोई हो, वो मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी राजनीति जो है, देश की राजनीति, उसको हिंदुत्व की ओर ले जाने में उत्तर प्रदेश का काफी एक सहभाग रहा है या सहयोग रहा है। क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से जनवरी में राम मंदिर का प्रतिष्ठापना हुआ और उसके बाद तुरंत बाद दूसरे ही दिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी दिया गया, इन दोनों बातों से यह लगता है तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति और ओबीसी या बहुजन की राजनीति, इन दोनों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी जो समाजवादी पार्टी को जो एक तरह से सफलता मिली है, उस सफलता को देखते हुए अगली रणनीति किस दिशा में जाएगी और कैसे जाएगी? देखिए, अगर आप बीजेपी की बात करें तो उन्होंने देश में ही हिंदुत्व के नाम पे ही पार्टी बनाई और पार्टी को आगे बढ़ाया। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते, हिंदू से पहले आप एक हिसाब से देखते हैं तो हम इंसान हैं, और इंसान है तो उसके आप खुद के अधिकार हैं। तो बीजेपी इस चीज में केवल दिखावे में रही कि हिंदू है, लेकिन वही एससी एसटी ओबीसी हिंदू आता है क्या? ओबीसी हिंदू नहीं है क्या? एससी हिंदू नहीं है, लेकिन आपने उसके अधिकारों को कुचला है, आपने उनके प्रतिनिधित्व को दबाया है। तो हिंदुत्व की राजनीति तो यहीं खत्म हो जाती है। ये केवल और केवल इन्होंने सवर्ण पॉलिटिक्स की है, अगर हम उसको कहेंगे, और सवर्ण पॉलिटिक्स में भी इन्होंने कुछ वर्ग के लिए काम किया है। उस चीज को जनता ने देख लिया है, उस चीज को उत्तर प्रदेश में देख लिया है, उन्होंने पूरी तरह से इनको नकार दिया है। यही हाल बिहार में है। बिहार में अगर आप देखेंगे इनको बढ़त इसलिए मिल जाती है क्योंकि वहां नीतीश कुमार जी इनके साथ आ जाते हैं। अगर नीतीश कुमार जी जिस दिन इनके साथ से हाथ खींच लेंगे, अब 2015 का चुनाव देखिए, नीतीश जी लालू जी एक साथ थे, उस दौरान इनका हश्र क्या हो गया था, इतनी बुरी स्थिति इनकी आई थी बिहार में। तो अभी कह सकते हो कि इनको थोड़ा बहुत सहारा नीतीश कुमार जी का मिल जाता है, इसलिए इनको रिजल्ट भी थोड़ा इनके हिसाब का मिल गया। अगर नीतीश जी जिस दिन इनसे हाथ खींच लेंगे, बिहार में इनकी बैसाखियां पूरी तरह से टूट जाएंगी, और ये बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है, बीजेपी ने पूरी तरह से यूज किया है। तो अभी एक चीज और हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप देखेंगे तो अयोध्या बीजेपी हारी, आप देखेंगे चित्रकूट बीजेपी हारी, दोनों जगह पे राम का जो भी है, राम के बारे में हम ये लोग बोलते हैं कि राम का जन्मस्थली है, कर्म भूमि है, वहां पर बीजेपी क्यों हारी है? बीजेपी इसलिए हारी है कि लोगों को अभी केवल अकेला धर्म नहीं है मामला, लोगों को आज रोजगार का मामला है, आज लोगों को सम्मान के साथ जीने का मामला है, जो कि बीजेपी नहीं देना चाह रही है। आज सम्मान के साथ लोग नहीं जी पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 1.5 साल में दलितों पर इतना अत्याचार किया है बीजेपी ने,
ओबीसी बीजेपी ने तो अकेला ये नहीं कि आप हिंदू कह के उनको बरगला लेंगे, वो भी अपने अपने समाज को और अपने लोगों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने अधिकार से ही बढ़ाएंगे। इसलिए ओबीसी और एससी ने इनके खिलाफ वोट किया है और इनकी हिंदुत्व की राजनीति पूरी तरह से पंचर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में आने वाले टाइम में भी पंचर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से सपा और कांग्रेस की रैलियां हुई उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से माहौल रहा जवानों का या वहां के जो युवा लोग हैं उनकी भीड़ इस तरह से उमड़ी, तो कहीं ना उनको तो सभा लेना भी, उसमें अपनी स्पीच करना भी मुश्किल रहा। इतनी भीड़ उमड़ी, ये जो भीड़ उमड़ी है युवाओं की, वहां के महिलाओं की, वहां के मतदाताओं की, तो इसको देख के ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन को या समाजवादी पार्टी के माध्यम से, इंडिया गठबंधन के माध्यम से हमारे अभी दिन बदलने वाले हैं। इस अपेक्षा से जिन मतदाताओं ने वोट दिया, तो अभी इंडिया गठबंधन जो है कि वो सत्ता का प्रयास नहीं कर पा रही है। तो क्या ये जो भीड़ उमड़ी थी, कहीं ना कहीं उनमें एक निराशा फैलने का एक संभावना या धोखा आपको लगता है? नहीं नहीं, देखिए धोखा नहीं है, वो सब समझदार लोग हैं, सब जागरूक लोग हैं। अब इंडिया गठबंधन सरकार इसलिए नहीं बना पा रही कि उनके पास नंबर नहीं है, नंबर का खेल है। बीजेपी के पास नंबर है और बीजेपी ने गुणा गलत करके सरकार बनाने की और अग्रसर है। लेकिन बीजेपी इसको टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी ये समय बताएगा। हमको तो नहीं लगता है, अगर हम देखते हैं कि बीजेपी टिक पाएगी, क्योंकि किसी भी प्रकार से इनका जो गठबंधन है और ये गठबंधन के साथ ना पूरी तरह से सच्चाई से रहते नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि वही टीडीपी वहां पर आंध्र प्रदेश में जो माइनॉरिटीज के साथ है वो न्याय करती है, बीजेपी न्याय नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कंट्राडिक्शन में है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां सब लगभग एक विचारधारा की पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए में जो गठबंधन है वो एक विचारधारा की पार्टी नहीं है। ये केवल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं और इनकी जो सरकार है वो मजबूरी की सरकार है, वो युवा भी देख रहा है। दूसरे सवाल पे हम आते हैं कि जो भीड़ उमड़ी थी, बिल्कुल बेशक सही बात है। प्रकार से आप कह रहे हैं कि मैं तो यही कहूंगा कि सामाजिक न्याय पक्ष के लोग अभी भी इंडिया गठबंधन पे भरोसा बनाए हुए हैं, युवा भरोसा बनाए हुआ है, महिलाएं भरोसा बनाई हुई हैं और उन्हें पता है कि जिस दिन इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और इसमें कोई दोहराय नहीं है कि बीजेपी आने वाले समय में सुधरने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो जड़ है वही एक हिसाब से देखा जाए कम्युनल है, कास्टिस्ट है। बीजेपी पूरी तरह से सांप्रदायिक पार्टी है, बीजेपी पूरी तरह से जातिवादी पार्टी है, जो कि दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज के अधिकारों को खत्म करने वाली पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही आपको पूछना चाहूंगा। अभी हम अगर देखते हैं 90 के दशक से, अगर हम देखते हैं कि 89 में जब मंडल कमीशन 90 में जब लागू हुआ वीपी सिंह सरकार के द्वारा, तो उसके तुरंत बाद 91 में पीवी नरसिंह राव के सरकार जो कांग्रेस की रही, तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से प्राइवेटाइजेशन को एक तरह से बढ़ावा दे दिया। उसके बाद लगभग 30 साल इस देश की राजनीति में एक गठबंधन की सरकारें चली और वो मजबूर सरकार रही, किसी भी बात को वो धड़ल्ले से आगे नहीं बढ़ा सकी। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव अगर हम देखें तो देश में बहुमत की सरकार बनी। लेकिन फिर उसके बाद अभी जो 2024 के चुनाव हुए तो गठबंधन की सरकार का दौर और शुरू हुआ। तो ये गठबंधन का दौर जो है इस वक्त 30 साल के बाद और 10 साल का ये भाजपा का सरकार का जो समय है, उसको छोड़ने के बाद अभी जो गठबंधन की सरकारों की नई सिरे से बात आई है, तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे? देखिए, आपने सही बोला है कि लगभग 30 साल तक गठबंधन का दौर जो चला और भी 10 साल में बीच में ब्रेक हो गया था। देखिए, जनता ने ये सोचा था कि भाई बीजेपी को हम इसलिए जिता रहे हैं कि हमारे अधिकारों को सुरक्षित करेंगे। 10 साल जनता ने देख लिया कि इन्होंने अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया, इन्होंने केवल जनता को बरगलाने का काम किया, जनता को कुछ देने का काम नहीं किया। अगर आप पिछले उसमें जाएंगे, जिस प्रकार से नोटबंदी में इन्होंने प्रशासनिक रूप से ये फैल हुए जनता को नुकसान पहुंचाया, जो ये काम करना चाहते थे काला धन, आज काला धन ज्यादा बढ़ गया, ये जनता समझ गई।
2016 से 17 से जनता अभी समझ चुकी है कि काला धन आया नहीं है, काला धन ज्यादा बढ़ा है। दूसरी बात हम आते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने कोरोना को कंट्रोल नहीं किया, कोरोना में लोगों का जो पलायन हुआ, आज भी हम गए, हम क्षेत्र में थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो आज लोग कोरोना के कारण रोजगार छीनने के बाद घर पे बैठा हुआ है, उन लोगों ने इनके खिलाफ में वोट किया है। उसका एक कारण रहा इनका जो मैनेजमेंट है देश को चलाने का, वो पूरी तरह से फेल है, चाहे वो रोजगार के मामले में है, चाहे लोगों को सुरक्षित करने के मामले में हो, चाहे वो सामाजिक न्याय को सुरक्षित करने के मामले में हो, या सामाजिक समरसता को बनाने के मामले में इन्होंने पर हमेशा लोगों के साथ एक हिसाब से मैं कहूं कि इन्होंने गद्दारी की। तो उस गद्दारी का जो सबक इनको 2024 में जनता ने दिखा दिया। रही बात दो बार इनको गवर्नमेंट बनाने का मौका जनता ने इसलिए दिया था, फुल बहुमत की सरकार इसलिए दी थी कि आप देश के लिए काम करेंगे, लेकिन इन्होंने देश के लिए काम नहीं किया। इन्होंने अपने जो बिजनेस मैन दोस्त हैं उनके लिए पूरी तरह से काम किया। आज भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, आज भी किसानों को किसी प्रकार की मदद नहीं दी। आज अगर आप खाद देंगे तो खाद में भी इनने फर्टिलाइजर में चोरी की है। आप अगर उत्तर प्रदेश में चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि जो बोरी 50 किलो की आती थी वो 40 किलो की हो गई, दाम बढ़ा भी दिए आपने, तो किसानों को तो आपने नुकसान किया। जो समाजवादी पेंशन योजना गरीब महिलाओं को मिलती थी उसको बंद कर दिया, तो लोगों ने देखा ना, महिलाओं ने देने का काम किया, वो बीजेपी ने नहीं किया, तो जनता ने दिखा दिया कि अब आपको हम पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत एक हिसाब से देखा जाए जिस प्रकार से इन्हें ढकोसलेबाजी की थी 400 पार 400 पाव, वो इनकी तो मोरल हार है। अगर देखा जाए ये नैतिक हार है। इनको तो प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेनी चाहिए थी मोदी जी को, जिस प्रकार से मोदी जी आज ये कभी हाथ जोड़ते नहीं दिखे, लेकिन आज ये हाथ जोड़ते दिख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि टीडीपी और जदयू इनसे चली जाए और ये सरकार ना बना पाए। और मैं भी अभी भी मैं आशावान हूं कि टीडीपी और जदयू एक यहां से निकलेगी, क्योंकि उनको धोखा मिलेगा। ये लोग धोखेबाज लोग हैं, जब इन्होंने जनता को नहीं छोड़ा, पार्टियों को ये क्या छोड़ेंगे। मैं बहुत आशावान हूं कि एक दिन। ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस जो गठबंधन के साथ अभी समाजवादी पार्टी के साथ रही है, 19 में तो सपा बसपा साथ थी, तब कांग्रेस को लेने से दोनों ही पार्टियों ने इनकार कर दिया था। कांग्रेस के खिलाफ ही देश के सारे प्रादेशिक या राजनीतिक दल जो है वो उभर के आए हैं। प्री इलेक्शन कांग्रेस से कभी समझौता नहीं हुआ। नेताजी के दौर में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार में जरूर रहे, लेकिन प्री इलेक्शन ऐसा हुआ नहीं। पहली बार कांग्रेस के साथ समाजवादी का प्री इलेक्शन अलायंस हो रहा है। इस अलायंस को आने वाले भविष्य में आप किस तरह से देख रहे हो? देखिए, अगर अभी हम राहुल गांधी जी का जिस प्रकार से ओरिएंटेशन देखते हैं, अब कांग्रेस में बहुत चेंज हुआ है। कांग्रेस में पहले बहुत से संघी लोग बैठे हुए थे जो ये नहीं चाहते थे कि क्षेत्रीय दल उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ें या क्षेत्रीय दल को हिस्सा मिले। लेकिन अभी मेरे को जो दिख रहा है, अभी रिसेंटली, बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा इस पे, लेकिन राहुल गांधी जी का जो एक बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज चेंज है और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, तो ये खासकर उत्तर प्रदेश में मैं देखूंगा ये लंबे समय तक चलेगा और लंबे समय तक चलना भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों युवा नेता हैं। दोनों लोगों ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से क्रांति ला दी है और उत्तर प्रदेश की जनता को इन दोनों लोगों पे बहुत विश्वास है। खासकर अखिलेश यादव जी से अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं उनसे, और अगर अखिलेश जी कांग्रेस के साथ 2 बार गए हैं तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, कांग्रेस की पॉलिसी चेंज हुई होगी, तभी समाजवादी पार्टी उनके साथ अलायंस कर रही है। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी सामने खड़ी हुई है जिसको देश से निकालना की बहुत जरूरत है। मुझे तो लगता है अकेले कांग्रेस के साथ सपा बसपा या कोई भी पार्टी है, सारे लोगों को एक दूसरे के साथ जाना चाहिए। और जिस प्रकार से नीतीश जी हैं या टीडीपी है या जीता, ये आप देखते हैं पूरी तरह से सामाजिक न्याय का गठबंधन है, लोगों सामाजिक समरसता का गठबंधन है, और लोग खुल के बोल रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, ये गठबंधन लंबा चलेगा और इसको चलना भी चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी होने, तो क्या हम ये समझे कि कांग्रेस और सपा की सरकार 2027 में चुन ली जाएगी? क्या यह संभावना आपको लग रही है? देखिए, अगर वर्तमान आप रिजल्ट देखेंगे तो 280 सीट पा रहे हैं लोग 403 में।
अगर वर्तमान अगर सिचुएशन आप देखते हैं जिस प्रकार से सीट में कन्वर्ट हुआ है और वोट मिला है समाजवादी गठबंधन को, उस हिसाब से तो हम आज वर्तमान में सरकार बनाने के उस पे बैठे हैं। लेकिन हमें भी काम करने की जरूरत है, हमें और काम करने की जरूरत है, लोगों को विश्वास में लाने की जरूरत है। सामाजिक न्याय की लड़ाई सड़कों से लेकर सदन तक लड़ने की जरूरत है, लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, महिलाओं के जो राइट्स हैं उनको सुरक्षित करने की जरूरत है, महिलाओं की सुरक्षा देखने की जरूरत है हमें, और गरीब गुरबा जो है, मजदूर किसान, उसकी लड़ाई हमें लड़ने की जरूरत है। तभी हम कह सकते हैं। वैसे हमें लगता है कि ये सारा तबका समाजवादी पार्टी के साथ है और आने वाले समय में भी रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी से बहुत उम्मीद लगा के बैठा और अखिलेश यादव जी ने वो प्रैक्टिकली करके दिया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश से दूर थे वही सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं हारेगी, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 1-1.5 साल से मन बना लिया था कि वो अखिलेश यादव जी के साथ जाएंगे और उन्होंने करके दिखाया। हम लोग बहुत सरप्राइज नहीं है, हमें पहले से पता था। हाँ, अलग बात यह है कि एक तो जो संख्या है कम ज्यादा हो सकती थी, लेकिन ये पता था कि मैंडेट आएगा, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट सपा लेके आएगी। बिल्कुल। और आने बहुत वाले बहुत समय में धन्यवाद। 2027 में मैं बहुत आशावान हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और आपने ये पूरा विश्लेषण रखा। और समय के चलते अभी हम राजनीति के माहौल से आपसे संपर्क करते रहेंगे और फिलहाल इन कुछ दिनों के लिए हम आपसे निश्चित रूप से चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद, आपने जो अपना अमूल्य समय व्यतीत किया त्रिवेज मीडिया के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम। थैंक